प्रिय विद्यार्थी, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल और अंग्रेज। तो बंगाल की यदि हम बात करें तो 1740 ईस्वी में अलवर्दी खान ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1740 ईस्वी में बंगाल में अलवर्दी खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हालांकि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन 1740 ईस्वी तक बंगाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था और एक समृद्ध प्रांत बन गया था। व्यापारिक दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र था। अलवर्दी खान जो है उसकी कोई संतान नहीं थी, संतान तो थी लेकिन पुत्र नहीं था, केवल पुत्रियां थी। अब अलवर्दी खान क्या करता है कि अपना भावी उत्तराधिकारी घोषित करने का प्रयास करता है और अपना दोहिता जो है सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। कौन? अलवर्दी खान। ये इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि शासन केवल यही प्राप्त नहीं करना चाहता था या राजा यही नहीं बनना चाहता था, बल्कि और भी जो इसके दोहिता जो थे वो भी नवाब बनना चाहते थे, नवाब बनने का ख्वाब देख रहे थे। तो निश्चित सी बात है कि वो सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते हैं, सिराजुद्दौला का विरोध करते हैं। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के पश्चात 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक होता है। सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक होता है। अब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक तो हो गया, राजा बन गया, लेकिन प्रशासन चलाना इतना सुगम नहीं था। दो बड़ी समस्या इसके सामने इसको घिरे हुए थी। पहली समस्या तो आंतरिक समस्या थी और दूसरी समस्या अंग्रेजों की थी। तो आंतरिक समस्या की बात करें तो कुछ विरोधी थे, जिनमें हम बात करें घसीटी बेगम, शौकत जंग, राय दुर्लभ, मीर जाफर, अमीचंद और जगत सेठ। ये सभी सिराजुद्दौला का विरोध कर रहे थे या यूं कहें कि इसके पक्ष में नहीं थे। बार बार अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे, अंग्रेजों की शरण में जा रहे थे, जो सिराजुद्दौला की कमजोरी का मुख्य कारण था। घसीटी बेगम जो है वो सिराजुद्दौला की मौसी थी। शौकत जंग जो है मौसेरा भाई था। राय दुर्लभ मंत्री पद पर था, दीवान पद पर था और मीर जाफर प्रमुख सेनापति के पद पर था। अमीचंद, जगत सेठ ये प्रमुख व्यापारी थे। तो ये जो महत्वपूर्ण जो लोग थे वो सारे के सारे लोग इसके खिलाफ थे। इस कारण इसकी आंतरिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। इस स्थिति को संभाल भी नहीं पाया था कि अंग्रेज जो है वो अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए थे, जो सिराजुद्दौला के लिए असहनीय थे।
अंग्रेजों से दुश्मनी के क्या कारण थे, क्या वजह थी कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो संबंध जो थे वो खराब होते चले गए। तो पहले कारण की यदि हम बात करें तो जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ था तो कोई भी अंग्रेज उसके सम्मान में उपस्थित नहीं हुआ। भारत में लंबे समय से परंपरा रही है कि जब भी कोई राजा या जब भी कोई युवराज जो है उसका राज्याभिषेक होता तो राज्य के महत्वपूर्ण कर्मचारी, महत्वपूर्ण पैसे वाले लोग उसके दरबार में उसके सम्मान में उपस्थित होते थे और भेंट इत्यादि देकर के उसका सम्मान करते थे। लेकिन एक भी अंग्रेज उसके राज्याभिषेक के समय उपस्थित नहीं हुआ। तो राज्याभिषेक के समय अंग्रेजों का उपस्थित न होना। दूसरे कारण की बात करें तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के विद्रोहियों को शरण दे रहे थे। तो सिराजू के विद्रोहियों को शरण देना। तीसरे कारण की बात करें तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो था उसकी बिना अनुमति अंग्रेज जो है वो कलकत्ते में जो है किले का निर्माण कर रहे थे जो बंगाल में पड़ता है, लेकिन सिराजुद्दौला की कोई अनुमति नहीं ली गई। यानी बिना अनुमति किले का सुदृढ़ीकरण करना। ये तीन प्रसिद्ध कारण थे जो अंग्रेजों और बंगाल के मध्य या फिर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य दुश्मनी के कारण बने। अब सिराजुद्दौला चाहता था कि अंग्रेजों की स्थिति कमजोर की जाए और उन पर आक्रमण करके उसके क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया जाए। तो कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है जून 1756 ईस्वी में। कलकत्ता पर आक्रमण करता है, अर्थात अंग्रेजों पर आक्रमण करता है कौन? सिराजुद्दौला। इस आक्रमण से भयभीत होकर कुछ अंग्रेज अधिकारी जो है वो अपने प्राणों की रक्षा करते हुए स्वयं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं और 146 लोगों को बंदी बना लेता है सिराजुद्दौला और इन लोगों को 18x15 के रूम में बंद कर देता है, जो घुटन युक्त कमरा था जिसमें श्वास लेने के लिए अर्थात ऑक्सीजन का अभाव था, जिसकी वजह से ये सभी लोग मर जाते हैं। केवल 23 लोग भी जिंदा थे। इस घटना को ब्लैक होल या कालकोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। यानी 20 जून को बंद किया था 1756 ईस्वी में। 21 जून को यानी दूसरी सुबह जब देखता है तो केवल जो है वो 23 लोग ही जिंदा थे। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी या कालकोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। कालकोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, जो इतिहास में विशेष प्रसिद्ध है। इस घटना का उल्लेख करने वाला एक ही अंग्रेज व्यक्ति था। घटना की जानकारी देने वाला एक ही अंग्रेज था। क्या नाम था? होलवेल। कहते हैं कि ये होलवेल भी इन 146 लोगों में शामिल था। इसको भी बंदी बना लिया गया था, लेकिन ये जीवित बचा और यही इस घटना का उल्लेख करता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि झूठी घटना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इतिहास में जो है उस बात का उल्लेख देखने को मिलता है। अब अंग्रेज पराजित हो जाते हैं शुरुआत में। पराजित होते ही मद्रास की स्थित अंग्रेजों की जो दूसरी जो सेना थी वो बटालियन जो है वो कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए आती है। सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार करके कलकत्ता का जो किला जो था उसको अमीचंद को सौंप दिया। अमीचंद क्या था? एक व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और फिर धीरे धीरे प्रशासन में इसका हस्तक्षेप बढ़ता गया और प्रशासनिक उत्तराधिकारी से बना दिया गया। तो कलकत्ता का जो किला है इसका भार अमीचंद को सौंपा गया था और जैसे ही अंग्रेज वापस कलकत्ता में अधिकार करने के लिए आते हैं तो अमीचंद
कलकत्ता का जो किला है वो वापस अंग्रेजों को सौंप देता है, यानी नवाब के साथ विश्वासघात करता है। अब अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अधिकार करने के पश्चात जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी में 9 फरवरी 1757 ईस्वी में मीर जाफर के कहने पर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? अलीनगर की संधि होती है, अलीनगर की संधि। मीर जाफर के कहने पर तो अवध का नवाब जो था सिराजुद्दौला संधि कर लेता है। हालांकि संधि नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने सेनापति के कहने पर सिराजुद्दौला जो है वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था, तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य संधि हो जाती है। कौन सी? अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 ईस्वी में ये संधि संपन्न होती है। इस संधि की कुछ शर्तें थी जो देखना बहुत जरूरी है। वो शर्तें क्या थी? इस संधि के अनुसार पहली शर्त तो ये थी कि अंग्रेजों को उनके पुराने जो अधिकार थे, अंग्रेजों को उनके पुराने अधिकार वापस मिल गए। पुराने अधिकार क्या थे? कलकत्ता जो है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी दस्तक प्रथा के तहत कर मुक्त व्यापार करेंगे, कलकत्ता के किले का पुनर्निर्माण करेंगे, वो सारे के सारे अधिकार अंग्रेजों को वापस मिल जाते हैं। दूसरी शर्त क्या थी? अंग्रेजों को कलकत्ता में टकसाल की स्थापना करने की छूट मिल गई। इन टकसाल की छूट मिल गई किसको? अंग्रेजों को। 18 अगस्त 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली टकसाल की स्थापना की कलकत्ता में, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई पहली टकसाल थी। इसके साथ ही एक तीसरी महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर के इन तीनों शर्तों में फायदा जो हुआ वो अंग्रेजों का ही हुआ, सिराजुद्दौला का कुछ भी फायदा नहीं हुआ और सिराजुद्दौला की स्थिति पहले की बजाय और कमजोर होती चली गई। और इस समय तक अंग्रेजों ने भी ये सोच लिया कि सिराजुद्दौला को हमें कैसे भी करके हराना है, क्योंकि यहाँ पे स्थिति ये थी कि बंगाल में आपस में लोग जो है वो एक संगठन में कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और नवाब की स्थिति को उसकी कमजोर करने में लगे हुए थे। तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेज क्या करते हैं? एक समझौता करते हैं। किसके साथ? अंग्रेज समझौता करते हैं। हालांकि समझौता गुप्त था, सार्वजनिक समझौता नहीं था। गुप्त रूप से किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अंग्रेज को समझौता कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने एक समझौता किया किसके साथ? मीर जाफर के साथ। मीर जाफर था वो बंगाल का सेनापति। तो मीर जाफर के साथ समझौता किया अंग्रेजों ने, गुप्त समझौता। क्या समझौता किया? कि हम आपको यानी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएंगे और साथ ही साथ बंगाल का नवाब बनते ही ये मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों को भरपूर आर्थिक सहायता देगा, यानी खूब पैसे देगा। और इस समझौते की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो था अमितचंद, यानी इसकी नेतृत्व में या इसकी बिचौलिए की भूमिका जो है कि नेतृत्व में जो है वो मीर जाफर और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ। इन दोनों के मध्य बीच में कौन था? अमितचंद था, जो क्या था? व्यापारी था बंगाल का। तो ये दोनों के मध्य समझौता करा देता है। इस समझौते के तहत क्या प्रावधान था कि मीर जाफर क्या करेगा? तो अंग्रेज बंगाल पर आक्रमण करेंगे और मीर जाफर अंग्रेजों का सहयोग करेंगे। अंग्रेज
बंगाल पर आक्रमण करेंगे तो मीर जाफर अंग्रेजों का सहयोग करेगा, और जब ये विजेता बन जाएंगे तो मीर जाफर नवाब बन जाएगा। तो इस शर्त के अनुसार अंग्रेज बंगाल पर आक्रमण करते हैं 23 जून 1757 ईस्वी में। और बंगाल और अंग्रेजों की जो सेना थी अर्थात सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की जो सेना थी उनका आमना सामना जो है प्लासी नामक स्थान पर होता है, जो बिहार में है। तो प्लासी नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं का आमना सामना होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। अंग्रेजों की ओर से इस समय था लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य संघर्ष होता है। जब लॉर्ड क्लाइव अपनी सेना सहित प्लासी के मैदान में पहुंचता है तो सिराजुद्दौला की इतनी विशाल सेना देख करके घबरा जाता है और युद्ध न करने का प्रयास करता है। लेकिन मीर जाफर का जैसे ही इसको इशारा मिलता है कि हमें युद्ध करना है, हम आपका सहयोग करेंगे, तो पुनः विश्वास पाकर के 23 जून 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव युद्ध की घोषणा करता है। युद्ध के लिए सेना को आगे बढ़ाता है और दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में होता है क्या कि आधी सेना सहित जो है वो मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। आधी सेना सहित मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। लॉर्ड क्लाइव जो है वो मीर जाफर का सहयोग प्राप्त करके और सिराजुद्दौला को आसानी से परास्त कर देता है। और सिराजुद्दौला के जो विश्वास पात्र जो सेनापति थे मीर मदन और मोहनलाल, दोनों रण क्षेत्र में मारे जाते हैं। अपने ही लोगों के द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी होकर सिराजुद्दौला रण क्षेत्र से भागने का प्रयास करता है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन मीर जाफर का पुत्र मीरन इसका पीछा करता है और 2 जुलाई 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है पटना में। हत्या कौन करता है? मीरन करता है। और मीरन कौन था? मीर जाफर का पुत्र था। इसकी हत्या करता है, सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है और सिराजुद्दौला का इतिहास समाप्त हो जाता है। प्लासी के इस युद्ध के बारे में या बंगाल की इस स्थिति के बारे में के.एम. पन्नीकर ने बात कही है जो बड़ी ही विश्वसनीय है। के.एम. पन्नीकर क्या बात कही है कि बंगाल एक ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के धनवान लोगों ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो इस प्रकार की कोटेशन बंगाल की स्थिति के बारे में कही है। इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण बंगाल जो है वो अंग्रेजों की शरण में आ जाता है और अंग्रेजों के वादे के मुताबिक मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। सब 1757 ईस्वी। तो मीर जाफर जैसे ही नवाब बनता है या राजा बन जाता है तो सबसे पहले 24 परगने का जो क्षेत्र था वो लॉर्ड क्लाइव को सौंप देता है। 24 परगने का क्षेत्र लॉर्ड क्लाइव को सौंप देता है। इसके अलावा 3,34,000 रुपए नगद देता है इसको, लॉर्ड क्लाइव को। इसके अलावा अन्य अंग्रेज अधिकारियों को भी काफी सारी भेंट देता है और उन्हें खुश करने का प्रयास करता है ताकि मीर जाफर पर अंग्रेजी की दया दृष्टि बनी रहे। लेकिन मीर जाफर इस स्थिति में ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी। इसे उमरा की उपाधि भी दिलाता है लॉर्ड क्लाइव को। मीर जाफर अपने प्रशासन पर पूरा ध्यान नहीं देने के कारण इसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाती है, दयनीय हो जाती है और
यहाँ तक स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि मीर जाफर को अपने राज दरबार के जो सोने चांदी के जो खाने पीने के जो बर्तन थे वो भी गिरवी रखने पड़े। ऐसी कंडीशन में अंग्रेज भी इससे उब चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों की निरंतर जो आवश्यकताएं थी वो बढ़ती जा रही थी और मीर जाफर उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल होता जा रहा था, अपने आप को सफल नहीं समझ रहा था और इस असफलता के दौर से प्रशासन चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों को एक नए व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और बंगाल का प्रशासन भी संभाल सके। ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्हें मीर कासिम के रूप में व्यक्ति प्राप्त हुआ या मीर कासिम के रूप में उनकी आवश्यकता पूर्ण हुई। ये बंगाल का एक धनी व्यापारी भी था, साथ ही रंगपुर और पुणे का गवर्नर अर्थात फौजदार में रह चुका था। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मीर कासिम और बक्सर का युद्ध और बंगाल पर स्थायी रूप से किस तरह अंग्रेजों का अधिकार हुआ, बंगाल पर जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, मीर कासिम से पहले प्लासी का जो युद्ध हुआ था, यह विजय अंग्रेजों की कूटनीतिक विजय थी, यानी कि छल कपट का सहारा लेकर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। जबकि स्थायी विजय या युद्ध के द्वारा जो विजय प्राप्त होगी वो बक्सर के युद्ध के द्वारा होगी और बक्सर के युद्ध के द्वारा अंग्रेजों का बंगाल पर स्थायी रूप से अधिकार हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ये जो टॉपिक जो अधूरा रह गया वो अपना पूरा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।